नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी एग्जाम 11 फरवरी थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देखने वाले हैं। जी हाँ, जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे और उनके आधार पर समझेंगे कि आगे एग्जाम में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आपसे पूछा गया था छऊ नृत्य के ऊपर। ठीक है, मयूरभंज छऊ या पुरुलिया छऊ, ऐसा मतलब छऊ नृत्य के ऊपर क्वेश्चन आया था। छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, देखिए छऊ जो है ये पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा तीन राज्यों का लोक नृत्य है और तीनों राज्यों के आधार पर जिसका तीन नाम है। ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल का जो है उसको पुरुलिया छऊ कहते हैं। ठीक है, झारखंड का जो है उसको सरायकेला छऊ बोलते हैं और उड़ीसा का जो है उसको मयूरभंज छऊ बोला जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मयूरभंज छऊ कहाँ का नृत्य है तो ये उड़ीसा का है। ठीक है, देखिए ये नृत्य जो है हिंदू महाकाव्य जैसे कि रामायण और महाभारत से प्रेरित है। यह छऊ नृत्य मार्शल आर्ट, कलाबाजी और एथलेटिक्स का मिश्रण है। इसको मुखौटा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। केरल में मनाए जाने वाले चिंगम महीने के त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? कभी कभी क्वेश्चन घुमा के दे देता है। आप हम ओणम जानते हैं कि ओणम ओणम ठीक है, ओणम रटते हैं, लेकिन कभी हमारा इस महीने इस पे ध्यान नहीं जाता। चिंगम महीना, ठीक है, चिंगम महीना क्या होता है, उसका इंग्लिश में महीना क्या होता है, ये भी हमें जानना जरूरी है। ठीक है, इसलिए की पॉइंट बार बार बताया जाता है, महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराया जाता है। आप लोग मिस कर देते हो और बाद में पछताते हैं। ठीक है, केरल में मनाए जाने वाले चिंगम महीने के त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? देखिए चिंगम महीना क्या है, अगस्त सितंबर का जो महीना होता है ना उसे चिंगम महीना कहते हैं। तो अगस्त सितंबर के महीने में ओणम का त्योहार केरल में मनाया जाता है। ठीक है, ओणम के त्योहार को जो है थिरु ओणम भी कहा जाता है, ध्यान रखिए। ठीक है, ये 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। ठीक है, यह त्योहार भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में मनाया जाता है। अगर कोई पूछ लिया जाए कि ओणम त्योहार या चिंगम महीने मनाया जाता त्योहार या थिरु ओणम त्योहार किस भगवान की याद में मनाया जाता है, तो भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में मनाया जाता है। यह त्योहार राजा महाबली के घर वापसी का प्रतीक है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनान से आए राजदूत का क्या नाम था? आसान क्वेश्चन है, मेगास्थनीज इसका राइट आंसर है। ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबार में यूनान से जो राजदूत आया था उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज एक ग्रीक राजनयिक, इतिहासकार और नृशंसविद था। उसने उसे जो है यूनानी राजा सेल्युकस प्रथम निकेटर ने भेजा था। सेल्युकस प्रथम निकेटर कौन था? ये सिकंदर महान का एक सेनापति था। ठीक है, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है इंडिका। इंडिका में जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इंडिका के अनुसार मेगास्थनीज ने लिखा है कि पाटलिपुत्र में 64 द्वार और 570 मीनारें से घिरी हुई लकड़ी की दीवार से घिरी राजधानी थी। मतलब मेगास्थनीज के लेखन के मुताबिक जो है पाटलिपुत्र जो है 64 द्वार और 570 मीनारों से घिरी एक लकड़ी की दीवार से घिरी राजधानी थी। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि डांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? आसान क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, डांडी मार्च जिसे नमक मार्च, ठीक है, नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, 1930 में मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में भारत में किया गया एक महत्वपूर्ण अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, नमक मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से गुजरात के डांडी तक किया था। 24 दिन तक ये मार्च चला था। 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिनों तक ये मार्च चला था। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा जो भी आंदोलन चलाए गए हैं उनको डेट वाइज, ईयर वाइज अच्छे से आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि असहयोग आंदोलन है, सबने आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह है, अहमदाबाद मिल आंदोलन है, खेड़ा सत्याग्रह है, नमक आंदोलन है। ठीक है, अछूत आंदोलन जिसको दलित आंदोलन भी कहते हैं, जिसमें कि आपका चंपारण आंदोलन 1917, ठीक है, 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में अशोक असहयोग आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन या सबने अवज्ञा आंदोलन। ये सारी चीजें जो है ना ये आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं उन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। जो पत्रिकाएं उनके द्वारा प्रकाशित हुई ये भी आपको ध्यान में रखना है। कहने का मतलब ये है कंप्लीट जानकारी रखिए, क्यों क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है।
अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये भी आसान क्वेश्चन था, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 217 के मुताबिक राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। संविधान का 217 क्या कहता है? संविधान का 217 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजीआई और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध दो नृत्यों से है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ठीक है। महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की आपको यह है कि 1968 में आपको पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण, 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1977 में आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान इसका राइट आंसर है। वे अपने वाद्य यंत्र से राष्ट्र का अभिवादन करने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए घुमा करके क्वेश्चन कि वाद्य यंत्र से अभिवादन करने वाला पहला भारतीय कौन था, वाद्य यंत्र से राष्ट्र का अभिवादन करने वाला पहला भारतीय कौन था, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उन्होंने कौन सा राग बजाया था, तो उन्होंने काफी राग बजा करके आजादी की पहली सुबह का स्वागत किया था। काफी राग, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे भाई। अब पुरस्कारों की बात कर ले तो 2001 में भारत रत्न दिया गया, 1968 में पद्म भूषण दिया गया, 1980 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1961 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मतलब भारत के चारों जो महत्वपूर्ण नागरिक पुरस्कार हैं उनसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की शुरुआत कब हुई थी? एमएसपी, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रिपीट जरूर होगा, ध्यान रखिएगा। 1966-67 ये आपको ध्यान में रखना है। आइए थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। इसकी शुरुआत में गेहूं और धान के लिए की गई थी। अब तो कई फसलों के लिए मिलता है, लेकिन शुरुआत इसकी गेहूं और धान के लिए किया गया था। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एमएसपी का संबंध किस मंत्रालय से है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से है और उसी से संबंधित एक संस्था है, कार्यालय है, जिसका नाम है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसको बोलते हैं CACP। ये एमएसपी की घोषणा करता है। एमएसपी की घोषणा साल में 2 बार रबी और खरीफ फसल के मौसम में की जाती है। ठीक है। कभी कभी घुमाने के लिए पूछ सकता है क्या इसका संबंध पंचवर्षीय योजना से है? नहीं, CACP का संबंध या न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का संबंध पंचवर्षीय योजना से दूर दूर तक नहीं है। अच्छा, वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान है। ये ध्यान रखना है आपको, करंट अफेयर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा ताप्ती नदियों के बीच और सोन नदी के दक्षिण में स्थित है? ठीक है। तो सतपुड़ा मैकाल रेंज इसका राइट आंसर है। आइए थोड़ा इसके बारे में की पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, यह पर्वत श्रृंखला मध्य भारत में फैली हुई है। यह पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजन करती है। यह पर्वत श्रृंखला राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी पूर्वी मध्य प्रदेश से निकलती है और विंध्य श्रृंखला और सतपुड़ा श्रृंखला के कंटकों के बीच एक संकीर्ण घाटी के माध्यम से पूरे राज्य में पश्चिम में बहती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ठीक है। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? ये भी सतपुड़ा के पूर्वी मध्य भाग में इसका उद्गम होता है। दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं, पश्चिम में बहती हैं, पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, मतलब उल्टा बहती हैं। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एमएसपी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। एमएनपी किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर है। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1974 से 1978 तक थी। इसमें अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि एमएनपी जो है इसकी शुरुआत किसने की थी, किसने लॉन्च किया था, तो दुर्गा प्रसाद धर, ये आपको ध्यान रखना है। दुर्गा प्रसाद धर, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। क्यों लॉन्च किया गया था? इस कार्यक्रम का मकसद कुछ बुनियादी जरूरतें पूरी करके लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना था। ठीक है। अगला प्रश्न है जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है?
तो लक्षद्वीप इसका राइट आंसर है। ठीक है, लक्षद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से भी भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं राज्यों की अगर बात करें तो सिक्किम जो है भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि किस संघ के जंतु छिद्र वाले होते हैं? पोरीफेरा, पोरस, पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा संघ के जंतु क्या होते हैं? छिद्र वाले होते हैं। इन्हें आमतौर पर स्पंज के नाम से जाना जाता है। ये बहुकोष्ठीय जीव होते हैं और इनके शरीर में हर जगह क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। पोरीफेरा संघ के कुछ उदाहरण हैं स्पोंजिला और साइकोन। ठीक है, चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न अच्छे लगे हों तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को अगर पीडीएफ आप चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके वहां पे कमेंट करना पड़ेगा, तो आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जिस भी वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन करके कमेंट करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।